अगर बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में काफी सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स। अभी जो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन सबके साथ होता है कि क्या किस में इन्वेस्ट करना है, प्राइवेट बैंक्स में इन्वेस्ट करें या पीएसयू बैंक्स में, क्योंकि पीएसयू बैंक्स ने काफी टाइम से आउट परफॉर्म किया है। तो क्या यहाँ से भी पीएसयू बैंक्स आउट परफॉर्म करेंगे और प्राइवेट बैंक्स नहीं चलेंगे, तो वो थोड़ा देखेंगे। और कौन से बैंक, एचडीएफसी हो या आईसीआईसीआई, एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एक्सिस, कौन से बैंक चलेंगे, तो और डिटेल में यहाँ आज बात करेंगे। मैं प्रैक्टिकल वे में आपको दिखाऊंगा। बाय द वे, आपके पास कौन से बैंक्स है, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स कि आपके पास कौन से बैंक्स है आपके, क्योंकि मुझे पता है कि आप सबके पास कहीं ना कहीं तो बैंक्स में इन्वेस्ट किया होगा। और हाँ, हम लोग एनबीएफसी के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो चले, मैं आपको एक काम करता हूँ, प्रैक्टिकल वे में दिखाता हूँ, तो क्या है कि आपको और अच्छी तरह से आपको पता चले। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट सब टैब ओपन रखे हैं। तो विल जस्ट गो एंड चेक इट एवरीथिंग। अभी यहाँ है ना, आपको ये विंडो दिख रही है, देन जस्ट टाइप वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स। तो मैंने ये तिजोरी फाइनेंस ओपन करके रखा हुआ है। मैं बैंकिंग के लिए तिजोरी फाइनेंस देखता हूँ। रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि वहाँ ऐसे ऐसे रेशियोज जो होते हैं जो स्क्रीनर डॉट इन में नहीं दिखते। तो मैं प्रीफर करता हूँ तिजोरी फाइनेंस। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको बैंक्स में, बैंक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाके भी बैंक्स परफॉर्म करेंगे, लेकिन कौन से बैंक्स में इन्वेस्ट करना वो इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो तिजोरी फाइनेंस में अगर आप देखेंगे, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन, देन जस्ट हैव वाई फॉर यस। ठीक है। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये तिजोरी फाइनेंस में मैंने एचडीएफसी बैंक कर ओपन करके रखा हुआ है। और क्योंकि टाइम बच जाए इसलिए मैंने सब कुछ फिल्टर करके रखा हुआ है, तो आपको ज्यादा पता चलेगा। यहाँ मैंने एक कंपैरिजन मोड में रखा हुआ है कि एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, पीएनबी, कोटक, एक्सिस, बैंक ऑफ बड़ौदा, मिक्स ऑफ नो पीएसयू एंड प्राइवेट बैंक्स। अभी आपको एक सिंपल मैं बता दूं कि पिछले कुछ साल से क्या हो रहा था, वो पहले समझ लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ देखे, तो पिछले कुछ साल से अगर मैं प्राइस की मूवमेंट अगर दिखाऊं, आई थिंक यहाँ मैंने रखी थी। ओके, मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ आप ऐसे ऐड कर सकते हो, आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, कोटक महिंद्रा बैंक, ओके, कोटक महिंद्रा, देन एक्सिस कर लेते हैं, ठीक है, देन बैंक ऑफ बड़ौदा कर देते हैं। ये इस तरह से आप ऐड कर सकते हो, तो कंपैरिजन के लिए अच्छा रहोगे। पीएनबी भी ऐड कर देते हैं, पीएनबी, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर आप देखेंगे पिछले, अगर मैं 5 साल का देखूं या 3 साल का देखूं, तो आप देखिए कि नॉर्मली अगर मैं मैक्स करूं तो प्राइवेट बैंक्स हैज आउट परफॉर्म एवरीवन, इंक्लूड एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा। आप देख रहे हैं ये ग्रीन जो है वो एचडीएफसी बैंक है। लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस अगर 3 साल से मैं अगर देखूं, तो 3 साल से अगर मैं ये आपको होपफुली मैं इसको बड़ा कर देता हूं, तो आपको थोड़ा शायद दिखेगा यहाँ। ये आप देख रहे हो कि किस तरह से आपको यहाँ दिख रहा होगा कि पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा अगर रिटर्न दिया है, तो देखो पीएनबी ने, एसबीआई ने टॉप पे है, और बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक भी है, लेकिन आप देखोगे पीएसयू बैंक ज्यादा है। आर यू एबल टू सी दिस? जस्ट टाइप वाई फॉर यस। मैं क्यों पूछ रहा हूँ बार बार, क्योंकि आपको ये स्क्रीन नहीं दिखेगा तो कोई, तो फिर कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं जस्ट एनीवन कैन राइट इट डाउन। आपको होपफुली मैं इसको और बड़ा कर दूं तो फिर पता नहीं यार प्रॉपरली दिखेगा नहीं दिखेगा, इसलिए मैं इसको बस इतना रखते हैं। ठीक है। तो देखो पीएसयू बैंक्स ने आउट परफॉर्म किया है प्राइवेट बैंक्स को पिछले 3 साल में। अब वो क्यों किया है वो भी आपको समझना बहुत ही जरूरी है। क्यों प्राइवेट बैंक जो सालों से आउट परफॉर्म कर रहे थे वो आउट परफॉर्म नहीं किया, और पीएसयू बैंक ने क्यों किया, उसका मैं बताता हूँ। अभी आपने प्राइस मूवमेंट देखा, अभी देखो पिछले 3 साल से क्या हुआ था। अगर आप देखेंगे तो इसके लिए आपको जानना है सबसे पहले एनपीए। यहाँ देखिए तो एनपीए आता है, ग्रॉस एनपीए, और उसके नीचे आप आओगे ना तो नेट एनपीए। अब ग्रॉस एनपीए क्या होता है, नेट एनपीए क्या होता है? ग्रॉस एनपीए यानी नेट नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कहते हैं ना कि जिसके पैसे वापस नहीं आते लेमिन भाषा में, उसको हम लोग बेसिकली पीएनएल से राइट ऑफ कर देते हैं। तो ग्रॉस एनपीए होता है, नेट एनपीए, हमें नेट एनपीए देखना है, नेट एनपीए। ओके, तो एग्जैक्ट कितना नो बेसिकली हमने निकाल दिया अपने बुक्स में से। तो अगर आप देखें नेट एनपीए अगर देखिए, तो ये देखिए कि 2018 में, इसको थोड़ा छोटा नहीं है अभी, चलो यही रखते हैं। 2018 में ये रहा, हाँ, 2018 में
पीएनबी का 11% नेट एनपीए, यानी कितना बड़ा एनपीए था। बैंक ऑफ बड़ौदा 5.49, आईसीआईसीआई बैंक 4.7, एक्सिस 3.4, और एचडीएफसी बैंक का आपको देखे एंड में दिख रहा होगा सबसे नीचे सिर्फ 0.4 था। बेस्ट ऑफ द क्लास, यानी एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक ने पिछले 25 साल में अपना एनपीए बिलो 1% रखा है, विच इज कमांडेबल जॉब। यानी और क्यों एचडीएफसी बैंक सालों से इतना बड़ा मल्टी बैगर रहा है, क्योंकि वो एनपीए कंट्रोल किया है। देखो एनपीए से क्यों स्टॉक भागता है, मेन रीजन एक ही है कि अगर समझ लो आपने 1 लाख करोड़ की आपने बुक बेसिकली लोन दी है, उसमें से किसी ने समझ लो 3% का एनपीए आ गया, यानी 3,000 करोड़ आ गए आपके एनपीए। तो 3,000 करोड़ आपके प्रॉफिट में से तुरंत उड़ जाते, 3,000 करोड़। ठीक है, और यानी वो बड़ी बात है, क्योंकि आप कोई भी किसी को भी लोन देते हो तो आप 100% तो कमाते नहीं ना, उसमें से 3-4% आप कमाते हो, 2 या 3%, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है, इतना तो नहीं कमाते ना, या 4 या 5%। लेकिन ये पूरा वो कहते हैं ना कि पूरी अमाउंट ही उठ जाती है, इसलिए एनपीए का हिट बहुत बड़ा होता है प्रॉफिटेबिलिटी में। ठीक है, तो क्योंकि उन लोगों ने इतना कंट्रोल किया था, इसलिए आप देखो तो मैंने जैसे यहाँ बताया आपको कि अगर मैं पूरे कहते हैं ना कि मैक्स करूँ तो, या 10 साल भी करूँ, तो भी आप देखिए तो एचडीएफसी बैंक और उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक ने ज्यादा परफॉर्म किया है, और मैक्स का हुआ तो एचडीएफसी, क्योंकि एनपीए कंट्रोल में था। लेकिन क्या हुआ बाद में, और इसलिए आपके पीएसयू बैंक्स परफॉर्म नहीं करते। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो एनपीए अगर आप देखो 2018 बाद में देखो, ये पीएसयू बैंक जैसे बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, इन सबके एनपीए देखो किस तरह से गिरे। और आज की तारीख पे अगर आप देखेंगे, इस क्वार्टर का सबका नहीं आया, लेकिन लास्ट क्वार्टर तक भी देखे तो सभी पीएसयू बैंक का, यानी जो 11, 6, 7, 8% थे, वो नेट एनपीए आके 0.5, 0.4 हो गया। अब उससे फायदा क्या होता है, उससे फायदा ये होता है कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी तुरंत शूटअप होता है, और और जो मार्केट आपको प्रीमियम नहीं दे रहा था, वो प्रीमियम देने लगता है। इसलिए पिछले 3 साल में आपने देखा, ये जैसे मैंने आपको बताया, पिछले 3 साल का अगर मैं निकालू तो पीएसयू बैंक ज्यादा भागे और पीएसयू बैंक ने ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिया है। क्यों? सिंपल वे में, जो नेट एनपीए ज्यादा थे वो बहुत ही कम हो गए, यानी उतने कम हो गए कि अभी वो प्राइवेट बैंक्स के नो कंपेरिजन में आ जाते हैं, यानी पॉइंट सबका 1% से नीचे। करेक्ट, उसके वजह से ये सब स्टॉक भागे। क्लियर? अब अभी तक क्लियर हो गया, देन जस्ट हैव सीफो क्लियर। ठीक है, अब दिक्कत क्या आती है, अभी यहां से पकड़ में आपको समझना है कि देखो ये कम तो हो गए, और प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट भी जबरदस्त बढ़ा ना, क्योंकि आपके नेट, अगर आपको प्रॉफिट ही देखना है तो मैं आई कैन जस्ट शो इट टू यू। जैसे मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीनर ओपन कर लेता हूँ, उससे मैं ओपन करते हैं तो आपको पता चलेगा। एसबीआई ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप इनके ये देखो, ये सब पीएसयू बैंक है। ठीक है, अगर आप देखो तो 3 साल से जबरदस्त रिटर्न दिया है, और इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी भी है ना, वो भी अच्छा खासा बढ़ा है यहाँ। ठीक है, और वही फायदा इन लोगों को हुआ है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा। अभी अभी क्या होगा, अभी सब कुछ एक ही जगह पे आके रुक गए, यानी पीएसयू बैंक और जो प्राइवेट बैंक से एक ही जगह पे रुके, यानी जो जितना कम होना था एनपीए कम हो गया। अब एनपीए जीरो तो नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा ना कोई तो डिफॉल्ट करेगा। यानी यहां से चांसेस, ये जो आप 0.5 या 0.3 देखो, यहां से एनपीए बढ़ने के चांसेस होते हैं, कम होने के चांसेस ना के बराबर है, यानी बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, उस मीनिंगफुल नहीं हुआ। और जो डिफरेंस था वैल्यूएशन में, वो भी कम हो गया। पहले क्या था कि पीएसयू बैंक्स काफी डिस्काउंट में चल रहे थे, जस्ट टू शो यू हाउ इट वाज। अगर मैं आपको बताऊं तो बैंक में सबसे जो इंपॉर्टेंट रेशियो होता है वो है प्राइस टू बुक वैल्यू। ठीक है, जैसे ये एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक अभी 2 पे है। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक 2.5 है, एक्सिस बैंक 1.85, यानी बहुत नीचे है। ओके, प्राइस टू बुक वैल्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो। प्राइस टू बुक वैल्यू जितना ज्यादा होता है उतना वो प्रीमियम में है, जितना कम होता है उतना वो सस्ते में है। लेकिन वो सस्ता इसलिए होता है कि मार्केट उस पे
भरोसा नहीं कर रहा है, वो नहीं समझ रहा है कि ये आगे इतना भागेगा। ठीक है, और अगर बहुत हाई है प्राइस टू बुक वैल्यू और अगर वो परफॉर्म नहीं करता है तो धीरे धीरे उसका प्रीमियम कम होता है, तो ये प्राइस टू बुक वैल्यू नीचे आ जाता है। ओके, करंट सीएमपी यानी प्राइस हुआ, जो मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं। अभी आपको यहाँ में इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ, ये मैं एच डी एफ सी बैंक है, ये मैं खोल के बैठा हूँ एच डी एफ सी बैंक। अभी ये मैंने प्राइस टू बुक वैल्यू, ये देखो ये प्राइस है, ये अगर मैं 5 साल का देखूं या 10 साल का, तो देखिए ये 10 साल का, ये 5 साल का है। ठीक है, अब क्या हुआ, 5 साल का अगर मैं रिटर्न देखूं ना इसका, तो 5 साल का प्राइस, ये 3 साल में एच डी एफ सी बैंक ने -2% दिया है, 1 साल में 17% माइनस है, 5 साल में सिर्फ 2%, यानी एच डी एफ सी बैंक पिछले 5 साल में परफॉर्म ही नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि पहली बात तो उसका वैल्यूएशन हाई था। ठीक है, अब क्यों आया था, आप देखिए वो प्राइस टू बुक वैल्यू मैंने कहा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रेशियो है। अब देखिए 2021 में, यानी 5 साल पहले इसका प्राइस टू बुक वैल्यू कितना था, 4.7, विच वॉज वन ऑफ द हाइएस्ट इन बैंकिंग इंडस्ट्री। 4.7 यानी प्रीमियम टू प्रीमियम हो गया, यानी बहुत ही प्रीमियम हुआ। वो धीरे धीरे नीचे आके अभी कितना नीचे आ गया, दो, दो के आसपास, यानी बहुत ही सस्ता हो गया। दो के आसपास यानी एचडीएफसी बैंक तो बहुत ही सस्ता गिना जाएगा, क्योंकि वो जो वैल्यूएशन पे ट्रेड करता था उससे आधा हो चुका है। लेकिन आप बोलोगे लेकिन आधा क्यों हुआ, क्योंकि वो ग्रो ही नहीं हुआ। करेक्ट, अगर यहाँ अगर आप देखें उसको ऑलरेडी इतना प्रीमियम दे दिया आपने, और उस प्रीमियम के हिसाब से उसका जो आप सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो 3 साल का 27 और 18, लेकिन जो वैल्यूएशन मिला है उससे काफी ज्यादा मिला है। इतना तो काफी लोगों का है। जबकि अगर आप एसबीआई देखें, एसबीआई देखिए आप, इसका भी प्राइस टू बुक वैल्यू देखें। ठीक है, अगर आप देखें तो ये पहले भी अराउंड 1.2 के 1.6, यानी एक समय पे ये तो 0.8 आ गया था 2020 में, लेकिन फिर वो घूम के 1.2 के आसपास घूम रहा था, अभी वो 1.6 के आसपास है, यानी इसका वैल्यूएशन बढ़ा है, ये ऊपर आया है, क्योंकि इसने और ज्यादा परफॉर्म किया, इसके एनपीए कंट्रोल में। दूसरा एक काम करते पीएनबी ले लेते, पीएनबी हम लोग देख रहे थे ना, पंजाब नेशनल बैंक। आई नो गाइज ये थोड़ा टेक्निकल होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है, अगर आप समझ पाओ तो आप इस वीडियो को ना बार बार देखना। और ये सेम वे में हम लोग भी स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, जब भी हम लोग स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस में रहते हैं, ये सब मैं देखता हूँ, और मेरी टीम, रिसर्च टीम देखे, तब हम लोग ये स्मॉल केस में और हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। और आज बाय द वे डिस्क्लेमर, यहाँ जो भी डिस्कस हो रहा है गाइस, कहीं ना कहीं ये सब स्टॉक, कहीं ना कोई स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, तो प्लीज अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। और आप अगर हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूंगा, 400 रुपीज कॉमेंट बॉक्स में, 400 रुपीज प्लस जीएसटी से पर मंथ से स्टार्ट हो। अलग अलग मॉडल पोर्टफोलियो स्मॉल के से जो डीमेट अकाउंट से लिंक होते हैं, सो यू कैन गो इन चेक इट आउट, बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वो एंड में मैं आपको बताऊंगा। तो आप अगर देखिए तो ये जो ये पीएनबी है, पीएनबी का अगर हम लोग देखें प्राइस टू बुक वैल्यू, तो देखो वो कितने में ट्रेड कर रहा था, वो 0.3, 0.5। अब वो नीरव मोदी का जो केस हुआ था ना, नीरव मोदी का आपको याद है ना, जस्ट वाई फॉर यस, तो वो आपका पीएनबी में हुआ था, वो देखो कितने सस्ते में था। और फिर उसका वो जो लोन उन्होंने एनपीए में डाल दिया, बाद में इनकी बुक्स बहुत ही स्ट्रिंजेंट हो गई और आरबीआई ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया, और उसके बाद आप देखो कि ये लिटरली 1.4 तक पहुंच गया, और अभी वो 0.8 के आसपास, तो भी काफी सस्ता है कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। अगर वो क्रेडिट ग्रोथ ऊपर से क्या हुआ है कि अगर कुछ साल से अगर आप देखो, तो पीएसयू बैंक 16 से 18% का क्रेडिट ग्रोथ दे रहे हैं, जबकि आप प्राइवेट बैंक्स देखो ना तो वो 10 से 12% का दे रहे हैं। तो पीएसयू बैंक ज्यादा अच्छी तरह से लोन डिस्ट्रीब्यूट करे। अब देखो लोन डिस्ट्रीब्यूट करना इजी है, लेकिन उसमें एनपीए नहीं आना चाहिए, यानी प्राइवेट बैंक थोड़े और केयरफुली लोन दे रहे हैं, जबकि पीएसयू बैंक
नो थोड़ा एग्रेसिव लोन दे रहे हैं, और उसके वजह से भी आप देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी में जंप आया है काफी सारे। अगर आप ये पीएनबी का ही देखेंगे तो आप देखिए कि किस तरह से आप देखिए 2023 में ये 1800 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 1300, और अभी देखो 5600, यानी 4 गुना प्रॉफिट हो गया पिछले 3 साल में। और इसलिए अगर आप देखें तो प्राइस में जंप भी अच्छा खासा हुआ है ना, ऑलमोस्ट 3 साल में ये 30% से बढ़ा है। सो कहने का तात्पर्य ये है कि एनपीएस कंट्रोल में आने की वजह से पीएसयू बैंक्स में तेजी आई है। अब यहां से क्या, अब क्या हुआ है कि जो प्राइवेट बैंक का, जब 5 साल पहले वैल्यूएशन यहाँ था पीएसयू बैंक्स का यहाँ था, अभी धीरे धीरे पीछे 3-4 साल में पीएस प्राइवेट बैंक्स का वैल्यूएशन नीचे आया है और पीएसयू बैंक का बढ़ा है, अभी थोड़े आसपास ही है। प्राइवेट बैंक्स अभी भी थोड़े वैल्यूएशन वाइज प्राइस टू बुक वैल्यू देखो तो 2 to 2.5 के आसपास है। जैसे अब हम लोग अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, यहाँ देखिए आप प्राइस टू बुक वैल्यू, ये रहा, अगर आप देखेंगे 1 मिनट का, ये रहा देखिए, एच डी एफ सी बैंक का 2.07 है, आईसीआईसीआई बैंक का सबसे ज्यादा है 2.5। ये एक समय पे 4 के आसपास था, 3.5-4 के आसपास। एक्सिस का 1.8 है, 2.09 कोटक है, ये तो भी कंपेयर टू पीएसयू बैंक ज्यादा है, लेकिन उतना गैप रहेगा 0.2-0.5 प्राइस टू बुक वैल्यू का पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक्स में रहेगा, क्योंकि प्राइवेट बैंक को थोड़ा प्रीमियम तो मिलेगा क्योंकि प्राइवेटली ओन्ड है, और उनका एनपीए जो, सॉरी, कहते हैं ना, वो अच्छी तरह से ओवर द इयर्स कंट्रोल किया। ये देखिए 1.58 है एसबीआई का, इसका पॉइंट है, इसका 1.04 है, इंडियन बैंक का 1.46 है। तो अभी जो है ना, यहाँ से एनपीए कौन कंट्रोल करता है और क्रेडिट ग्रोथ कौन ज्यादा लेता है, ये दो पैरामीटर से आगे चले। जिसका क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा रहेगा, जो पीएसयू बैंक का ज्यादा है, लेकिन अगर वो एनपीए कंट्रोल में नहीं पाए तो नई साइकिल एनपीए की चालू होती है, तो इसमें पीएसयू बैंक्स को प्रॉब्लम है, तो वापिस पीएसयू बैंक में जो आपने तेजी अच्छी खासी देखी है वो थोड़ी थम सकती है। और जो कहते हैं ना कि पीएसयू बैंक का वो जो क्लियर कट रनवे था पिछले 3 साल का, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो एंड हो रहा है। यानी जिस लेवल पे फास्ट तरीके से पीएसयू बैंक्स भागे थे, सेम फास्ट तरीके से अभी पीएसयू बैंक नहीं भागेंगे, और प्राइवेट बैंक के अच्छे चांसेस है कि वो यहाँ से रिकवर करेंगे। तो कहते हैं 3 साल में पीछे रहे, अभी शायद प्राइवेट बैंक्स थोड़े रिकवर होंगे, पीएसयू बैंक्स तो भी क्रेडिट ग्रोथ उनका ज्यादा रहेगा, लेकिन क्या वो एनपीए कंट्रोल कर पाते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इनका कॉस्ट ऑफ फंडिंग और वो सब भी ज्यादा है। ठीक है, अभी मैं कुछ और रेशियोज आपको बताता हूँ जो आपको देखना है, तो उससे आपको पता गाइस, आई नो थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन आर यू गेटिंग वैल्यू, देन जस्ट टाइप वी फॉर वैल्यू इन द चैट बॉक्स। ओके, ये वीडियो को वापस देखना अगर आप पता ना चले तो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, बैंक्स एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट होता है आपके पोर्टफोलियो में, तो जरूर इसको ध्यान से देखिए, जस्ट टाइप वी फॉर वैल्यू इफ यू आर गेटिंग वैल्यू। ठीक है, दूसरे कुछ पैरामीटर्स जो आपको देखने रहते हैं इसमें, कि जैसे फॉर एग्जांपल कासा रेशियो। अब कासा रेशियो क्या होता है, कासा रेशियो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो होता है। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, देखो, कोई भी बैंक का सबसे सस्ता फंडिंग जो होता है ना, वो होता है उनका करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। जैसे आप कोई, फॉर एग्जांपल आपने एचडीएफसी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन किया, उसमें आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है, 4%, चाहे 3.5-4% मिलता होगा, या तो कहीं मैक्सिमम 4। हाँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 7% देती है, लेकिन वो एक्सेप्शन है, उसको भूल जाओ, लेकिन 3.5-4% रहता है। ठीक है, और इवन पीएसयू बैंक में वो सबसे सस्ता फंडिंग होता है। बेसिकली बैंक करती क्या है, बैंक क्या करती है कि आप उसको पैसे देते हो, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट ले लो, या आप डिपॉजिट एफडी करा दो, एफडी में वो 5-6% दे देती है। ठीक है, वो आपसे पैसे लेती है, वो पैसे में से सपोज उनको 100 रुपए मिले आपसे, 100 रुपए में से वो कुछ 10%, 15% अलग से रखती है, और जो 80% वो सामने लैंड कर देती है, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए लोन की तरह।
ठीक है, वो आपका मॉर्गेज लोन हो, पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड लोन हो, या जो भी हो, आपको देती है वो 4%, 4.5 5%। और वो जो सामने लोन देती है, तो क्रेडिट कार्ड देती होगी, तो क्रेडिट कार्ड में वो चार्ज करते होंगे 20%, 18%। अगर मॉर्गेज लोन होगा, जहाँ हाउसिंग लोन होगा, वहां वो चार्ज करेंगे 11 12% या 10%। तो ये समझ लो अराउंड 12% पे देते हैं, और यहाँ 5% पे आपको देते हैं। तो 5, 12 - 5, 7% उनको मिले। अब 7% में से 2 3% उनका एक्सपेंस है, समझ लो। 3% एक्सपेंस है, तो 7 में से 3% चले गए, तो 4% जो बचता है, वो उनका प्रॉफिटेबिलिटी होता है। क्लियर? तो इस तरह से बेसिक मॉडल मैंने समझाया कि बैंक ऐसे ऑपरेट करती है। ठीक है। अब कासा रेशियो जितना ज्यादा उतना उनके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो सबसे सस्ता, कहते हैं ना, फंडिंग का सोर्स है। क्योंकि अगर आपको करंट, अगर लोन की तो डिमांड हमेशा रहती है। देखो, आप कभी आज आज दुकान खोलने के बैठ जाओ कि मुझे 1 करोड़ की लोन देनी है, लाइन लग जाएगी आपके बाहर। तो लोन तो सबको लेनी है, ठीक है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? ठीक है। तो अगर आपको यहां से फंडिंग नहीं मिलेगी, तो आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे इंस्टीट्यूशन के पास, आप जाओगे आरबीआई के पास, आप जाओगे कहीं और जाओगे। अब वो जो रेट ऑफ लोन देगी, वो महंगा होगा। करेक्ट? आपको इंस्टीट्यूशन से लोन ले हुए, ठीक है, तो वो तो आपको महंगा ही देगा, या तो कहीं और से बाहर से लेके आओगे तो वो तो महंगा होगा। तो फिर आप सामने भी लोन दोगे, तो वो भी एक लेवल तक दे दोगे ना, एक लेवल तक इंटरेस्ट चार्ज होगा, ज्यादा तो नहीं कर सकते। तो आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन वहां कम होता है। तो जिसका कासा रेशियो ज्यादा होता है, उसके चांसेस वो होते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है। गॉट इट? देन जस्ट टाइप जी फॉर गॉट इट, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो कासा रेशियो हमेशा ज्यादा होना चाहिए, ये आप हमेशा याद रखो। वो अगर ज्यादा हुआ तो ही कंपनियां प्रॉफिटेबिलिटी बनाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें, कोटक महिंद्रा बैंक का, ये 2021 का है, 2021 से कोटक महिंद्रा बैंक का 61% कासा रेशियो था, यानी बहुत अच्छा है। एचडीएफसी का 46, एसबीआई का 46, 45, आईसीआईसीआई 44। लेकिन 2021 के बाद अभी ये कम 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 होके 43, 40, यानी एक तरह से 40 के आसपास हो गया। नाउ कैन एनीवन टेल मी कि ये कासा रेशियो कम क्यों हुआ? जो पहले 10% से ये कम हो गया। कैन एनीवन टेल मी द रीजन? पिछले 4 5 साल में ऐसा तो क्या हुआ कि लोगों ने डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट में पैसे रखने कम कर दिए? आपको रीजन पता है? कैन एनीवन जस्ट टाइप इट डाउन? एनीवन? यस, परफेक्ट। मार्केट। लोगों ने म्यूचुअल फंड की एसआईपी, रिटेल इन्वेस्टमेंट का कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू किया। लोगों को पता चला भाई 4%, 5% मेरा सेविंग अकाउंट में पड़ा रहेगा, 6% का एफडी का रेट है, मुझे क्या मिलता है, मैं इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी इक्विटी मार्केट में। एसआईपी चालू कर दी, हर महीने एसआईपी का फ्लो बढ़ता ही जा रहा है। अभी 30,000 करोड़ पर मंथ एसआईपी चाह रही है। ओके। तो ये फ्लो के वजह से अब पैसे यहाँ कम होने लगे, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो उससे क्या होता है कि इससे ये होता है कि आपका, जो कहते हैं ना कि कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि आपको अगर सामने लोन देनी है तो उनका कासा रेशियो नीचे होता है, तो बढ़ जाती है। तो जो कहते हैं ना, कॉस्ट टू इनकम रेशियो काफी सारे बैंक्स का बढ़ जाता है। कॉस्ट टू इनकम तो नहीं, लेकिन आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन में अगर बताऊं, अगर आप देखो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो पहले 5 था, 4.9, ये देखिए सबके, जो 2021 2 साल पहले, अभी वो सबके नीचे आ रहा है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, क्योंकि आपके फंडिंग का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो ये एक चीज चालू हुई। तो आप जब भी कोई बैंक देखो, तो उसका कासा रेशियो देखना पड़ेगा। उसमें भी अगर आप देखें, तो ये टॉप 4 बैंक्स देखिए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो नेट कितना कमा रहे हैं। आप देखो ऊपर की बैंक सब देखो, तो वो कौन सी है? वो सब प्राइवेट बैंक है। कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, एचडीएफसी,
बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, पीएनबी आते। क्यों? क्योंकि वो लोग जब लोन देते हैं ना तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स कम होता है। वो जब मॉर्गेज लोन देते हैं या आ, कोई और लोन, पर्सनल लोन देते हैं, कंपेयर टू प्राइवेट बैंक ज्यादा चार्ज करते हैं। प्लस इनका कॉस्ट ऑफ फंडिंग प्राइवेट बैंक्स का सस्ता होता है, क्योंकि जितना क्रेडिट वर्दीनेस आपका ज्यादा है तो आप जब फंडिंग करने जाते हो ना कहीं बाहर से, तो आपको ट्रिपल ए रेटिंग होता है या कुछ भी होता है, तो उसके वजह से भी आपको वहां फायदा हो जाता है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमेशा प्राइवेट बैंक्स का ज्यादा रहा है। और वो भी एक रीजन है कि क्यों प्राइवेट बैंक्स हमेशा थोड़ा प्रीमियम में रहते कंपेयर टू पीएसयू। वन ऑफ द रीजन इज ये कि एनपीए भी वो कंट्रोल में है। अगर ये तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक रेशियो देखने का। ऊपर से दूसरा एक रेशियो जो आप देखो वो है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो क्या होता है? नॉर्मली ये 85% से ऊपर जाता है तो प्रॉब्लम है। यानी क्या होता है कि देखिए, आपको जो पैसे मिले, आपको 100 रुपए मिले, तो आप 100 रुपए में से कुछ तो साइड में रखोगे, 15-20 रुपए साइड में रखोगे, बाद में दूसरे दोगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर किसी ने आया और बोलते हैं एफडी तोड़ दी और या तो वो पैसे निकलना चालू किया, तो पैसे कहाँ से लगे? क्योंकि सामने तो लोन आपने 10-15 साल की दे दी। ये बहुत ही पिक्यूलर केस है। ये केस पता है आपको, यूएस में अभी काफी सारी बैंक्स में हुआ था कि सर्टेन लोगों ने आके पैसे निकलना चालू किया और बैंक के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि वो लोन लेके दे के रखे थे, तो डिफॉल्ट में आ गए। तो वही है कि आपको 80-85 का रेशियो रखना है। तो अभी देखिए, अब जैसे बीच में क्या हुआ था, ये जैसे एचडीएफसी बैंक, हम लोग बोलते हैं ना कि क्यों एचडीएफसी बैंक उन लोगों ने अपनी स्पीड कम कर दी, क्योंकि वो जो लोन दे रहे थे वो ज्यादा भी दे रहे थे कंपेरेटिवली। फिर देखिए कि धीरे धीरे प्राइवेट बैंक्स ने अपना लोन ग्रोथ कम किया, लेकिन पीएसयू बैंक्स का हमेशा कंट्रोल में। पीएसयू बैंक्स के पास जितने पैसे थे उससे कम, जैसे पंजाब नेशनल बैंक ने सिर्फ 72% ऑफ देयर डिपॉजिट लोन दिए। यानी उनके पास स्कोप है क्रेडिट ग्रोथ का, कि वो अपना ग्रोथ, क्रेडिट क्रेडिट देने का यानी लोन देने का ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। लेकिन एचडीएफसी बैंक का 98% है। तो क्या वो 20% से क्रेडिट दे सकता है जस्ट अब वाइफ हो यस और एंड नो? आप लॉजिक समझ रहे हो कि अगर आपने ऑलरेडी इतनी लोन दे के रखे हुए हैं और आपके पास डिपॉजिट नहीं आ रही, तो आप ज्यादा लोन नहीं दे सकते। तो अपने आप आपका ग्रोथ लिमिटेड हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो समझना। नहीं आ रहा है तो लिख देना भाई कि मुझे समझ में, तो मैं ट्राई करूंगा आपको वापस समझाने का। ठीक है? क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ अगर नहीं आएगा तो आप कैसे कमाओगे? ओके, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये अभी यहां से तो ये ऐसा पता चला कि आगे जाके भी एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट ग्रोथ इतना 18-20% जो पीएसयू बैंक होगा उसका नहीं हो सकता, लेकिन पीएसयू बैंक का हो सकता है। आप देखो पीएनबी का 72% है, एसबीआई का 82 है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 86 है, तो वो ग्रो कर सकते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी के भी चांसेस वहां ज्यादा है, लेकिन प्रोवाइडेड एनपीए कंट्रोल में आता है। तो दिस इज हाउ क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, नॉर्मली ये 80-85 के आसपास होना चाहिए, लेकिन प्राइवेट बैंक्स का अभी ज्यादा है। दूसरा एक रीजन भी है ये क्यों शूट अप होता है। जैसे यहाँ 100% क्यों चला गया, 114। आप बोलोगे नहीं ऐसा तो कैसे पॉसिबल, कि एचडीएफसी बैंक को तो पता ही है ना कि मेरा डिपॉजिट इतना है, तो मैं क्रेडिट कितना कैसे दे सकता हूँ? सडनली आपका डिपॉजिट कम हो गया। सडनली आप जो सो मच समझ के चल रहे थे कि कासा मेरा आता रहेगा, सडनली लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ज्यादा कर दिया। तो आपका जैसे ही डिपॉजिट कम होता है और क्रेडिट ग्रोथ तो उतना ही है, यानी क्रेडिट तो ऑलरेडी, तो डायरेक्टली शूटअप हो जाएगा ना वो रेशियो। अब जो बैंक की सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनको कासा रेशियो नहीं आ रहा, ज्यादा डिपॉजिट नहीं आ रहा है। इसलिए जो हिस्टोरिकल जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो कमाते थे वो नहीं कमा पा रहे। लेकिन अब वॉल्यूम का गेम से खेलना पड़ता है इनको कि वॉल्यूम बढ़ाओ, करेक्ट, वॉल्यूम से बढ़े। तो उसके वजह से ये काफी हद तक यहाँ आप देखिए तो पीएसयू बैंक्स के पास ज्यादा स्कोप है लैंडिंग देने के, तो प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस वहां ज्यादा हमेशा रहते हैं। ठीक है?
अब ये तो एन फ्रेश स्लिपेजेस, अब वो मैं डिस्कस नहीं था क्योंकि नेट एनपी हम लोग डिस्कस कर दिया तो वो इनफ है। तो अब ये है कॉस्ट टू इनकम रेशियो, ये दूसरा एक अनदर इंपॉर्टेंट रेशियो है। व्हाट इज कॉस्ट टू इनकम रेशियो? कॉस्ट टू इनकम रेशियो यानी आपका कॉस्ट कंपेयर टू इनकम कितना है। इसमें देखो सबसे ऊपर कौन है, आपके एसबीआई है, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी सभी पीएसयू बैंक ज्यादा है और प्राइवेट बैंक से कम है। पीएसयू बैंक एसबीआई का 55, पीएनबी का 51 है, बैंक ऑफ 49। कैन यू टेल मी द रीजन क्यों कॉस्ट टू इनकम रेशियो यानी ये ज्यादा हुआ, यानी अच्छा नहीं है जी। ये रेशियो जितना ज्यादा उतना अच्छा नहीं है बैंक। तो आप कैन एनीवन टेल मी इन कमेंट बॉक्स में डाले कि क्या रीजन की वजह से कॉस्ट पीएसयू की ज्यादा है कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। जस्ट थिंक अबाउट इट। वो टेंशन मतलब होस्ट टू पैनल में मुझे दिखेगा, लेकिन आप लिखे तो आपको पता चले, थोड़ा दिमाग लगाओ जरा क्यों उनका ज्यादा है। ओके, यस, ऑपरेशन कॉस्ट ज्यादा है, ओके, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, लेकिन कौन सा एक्सपेंडिचर? स्लीपेजेस नहीं, स्लीपेजेस तो अलग है, वो एनपीए हो गया। एम्प्लॉय कॉस्ट, ब्रांचेस, यस, नंबर ऑफ ब्रांचेस। देखो अभी भी पीएसयू का अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग नेट बैंकिंग की बात करते हैं, आप खुद बताओ, आप लोग का एक्सिस होगा या आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस जो भी है, या कोई भी प्राइवेट बैंक, उनका नेट बैंकिंग अच्छा है या मोबाइल ऐप अच्छा है कंपेयर टू पीएसयू? आप एसबीआई का देखो, बॉब का देखो, पीएनबी का, आपको लगेगा यार क्या ऐप है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, यानी वो आप इंटरफेस में भी देख पा रहे हो नहीं। तो क्या होता है कि अभी भी जो पीएसयू बैंक है ना, वो नॉर्मली ब्रांचेस पे ज्यादा डिपेंडेंट है। तो अगर आप ब्रांचेस पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, प्लस आपके एम्प्लॉयज बढ़ जाते हैं, आपके एम्प्लॉय ज्यादा होते हैं, और वो भी वीआरएस वाले सब एम्प्लॉय, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा या इंडियन बैंक, इन सब में कोई गया तो भाई भाई रिटायर्ड होके निकलते हैं, प्लस उनकी सैलरी से लेके सब कुछ। तो उनका जो ऑपरेशन कॉस्ट होता है वो ज्यादा है। जबकि प्राइवेट बैंक्स में आप देखिए कि वो काफी हद तक ट्राई करते हैं कि आप हो सके उतना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो। अब जितना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो, मुझे याद नहीं है कि मैं कोटक महिंद्रा बैंक का है कि रैली में जाता हूँ, रैली में बैंक में जाता हूँ, सिवाय कि मेरे तो इतने सारे अकाउंट्स हैं, आपको तो सब कुछ ऑनलाइन ही होता है, तो उससे आपका ऑपरेशन कॉस्ट बचता है। तो ये जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो प्राइवेट बैंक से कंट्रोल में। जैसे आपका कॉस्ट टू इनकम रेशियो कम होता है तो प्राइवेट बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। गॉट इट, जस्ट हैव जी फॉर गॉट इट। ओके, तो वो रेशियो, लेकिन वो रातों रात पीएसयू बैंक से, अब पीएसयू बैंक काम कर रही है, ऐसा नहीं कि अभी भी। अब जैसे यूनो बैंक है जो एसबीआई का है, वो अच्छा है, लेकिन आप जब कंपेयर करोगे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी के या कोटक के मोबाइल ऐप से, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो वो उसके वजह से पीएसयू बैंक्स का भी प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा हिट आ जाता है, क्योंकि ये एक है। तो कॉस्ट टू इनकम जितना कम उतना बैंक के लिए बेटर है। ठीक है, दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता हूँ, वो है, यस, ये है, एक मिनट, वो है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, अब ये क्या है? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज नथिंग कि आपका जो बोरोइंग कॉस्ट है मार्केट से, देखो मैंने क्या बोला कि यहां से आपको फंड आता है, यहां आप उसको लैंड करते हो, तो बीच का जो डिफरेंस है वो आपकी कमाई है। तो आपको जो लोन आप लेते हो, लोन या तो डिपॉजिट लेते हो या जो भी लेते हो, वो जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो ये देखिए, इसमें भी आप देखें तो एसबीआई का 5% है, ये जितना कम होगा तो अच्छा है। एक्सिस का 5 है, बैंक ऑफ बड़ौदा का, लेकिन सबका 4.5 के 5 के बीच में है। ओके, अभी इनिशियली अगर आप देखें तो पहले एक्सिस आईसीआई का ज्यादा था, आईसीआईसीआई ने अभी कम किया है, लेकिन ये जितना कम होगा उतना। और ये किस पे डिपेंडेंट होता है, बहुत सारी चीजें होती है कि आप किस तरह से मनी मार्केट कंट्रोल करते हो, किस तरह से आप अपनी रेटिंग मेंटेन करते हो, इंस्टीट्यूशन आपको लोन देती है तो घूस लेते हैं, आरबीआई से किस तरह से लोन लेते हो, कैसे हेज करते हो, बहुत सारी चीजें होती है।
तो ये ऑलमोस्ट 4.5 के बीच में, इतना ज्यादा फर्क नहीं पता, लेकिन हाँ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जितना ज्यादा उतना, सॉरी जितना कम उतना अच्छा है। अभी धीरे धीरे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे है। अभी कैन एनीवन टेल मी ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्यों नीचे आई है? अभी अभी बीच में बहुत थी, पीछे 6-8 महीने में ये नीचे क्यों है? रीजन कोई बता सकता है कि ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सबकी सडनली क्यों नीचे आने लगी? आपको थोड़ा दिमाग लगाओ, क्यों नीचे आई होगी? एनीवन? यस, करेक्ट रत्न, करेक्ट। लोअर इंटरेस्ट रेट। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट लो करता है तो आप आरबीआई से ही लोन लेते हो, काफी सारे बैंक आरबीआई, तो आपका अपने आप आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे आ जाएगा ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बढ़ेगा, ये जो ऑयल प्राइसेस 100 के ऊपर है, अभी तो पेट्रोल पंप में प्राइसेस दिख नहीं रहे, लेकिन आगे जाके अगर बढ़ते हैं और इन्फ्लेशन बढ़ता है तो डायरेक्टली आपकी फिर क्या होगा कि ये जो इंटरेस्ट रेट कट की जो साइकिल होगी वो क्लोज हो गई है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की साइकिल चालू होगी, अभी वो शायद 1-2 क्वार्टर के बाद होगी, लेकिन वो जब भी होगी आपका ये डायरेक्ट इस पे इम्पैक्ट आएगा ना, कॉस्ट ऑफ बोरिंग, तो ये वापस ऐसे जा सकती है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग से भी इम्पैक्ट आता है कि आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट रेशियो आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। यील्ड ऑन एडवांसेस जो होते हैं कि आप जो एडवांस देते हो तो उसमें कितना कमाते हो, बट ये ठीक है, इसको नहीं देखेगा तो भी चलेगा। बट दिस आर सम ऑफ द रेशियो जो आपको क्लियर कट देखने हैं। वो है एनपीए आपको देखना है, ठीक है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखना है, फिर आपको कासा रेशियो, ओके, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, कॉस्ट टू इनकम रेशियो, और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी देख सकते हैं, लेकिन अभी नॉर्मली सबके ऑलमोस्ट सेम है तो ज्यादा फर्क उससे पड़ेगा। दिस आर द रेशियो विच विल गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग वेयर द थिंग्स आर गोइंग। ये तो मैंने कुछ बड़ी बड़ी बैंक्स का मैंने आपको बताया। वैसे आप मीडियम साइज स्मॉल साइज बैंक को भी कंपेयर कर सकते हो। दूसरा एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है, देखो मैं आज आज पूरा सेशन बैंकिंग का हो गया, लेकिन ये बैंक जो है ना गाइस, इट्स नॉट अ नॉर्मल बिजनेस। इसकी सभी टर्मिनोलॉजी अलग होती है। ये वो नहीं है कि मेन्यू जैसे नो सेल्स माइनस एक्सपेंस प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेटिंग कॉस्ट, नहीं, ये पूरा अलग सिस्टम है। इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में समझा, और ये सबसे बड़ा हमारे अगर देखें ना इंडेक्स में सबसे बड़ा वेटेज इसका होता है बैंक्स का। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रेशियो आपको, तीन रेशियो जो आपको ट्रैक करने हैं स्क्रीनर में से, वो है तीन रेशियो। एक तो प्राइस टू बुक वैल्यू, तो मैंने जैसे आपको बता दिया ऑलरेडी कि ये हमेशा आपको देखना है प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू जितना कम होगा उतना सस्ता है स्टॉक। तो मैंने जैसे बोला कि पहले प्राइस टू बुक वैल्यू काफी ज्यादा थी प्राइवेट बैंक की, वो कम हो रही है, और जो पीएसयू बैंक्स की ये देखिए तो ये धीरे धीरे बढ़ रही है। ओके, लेकिन अभी भी पीएसयू बैंक्स काफी, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, वो बिलो 1 चल रहे, बिलो 1 यानी सस्ती है, बैंक काफी सस्ती है। दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट रेशियो आपको देखना है कि एक मैट्रिक्स देखना है कि सही में एक कंपनी किस तरह से ऑपरेशनल एफिशिएंसी ला रही है। ये दो जो मैं अभी आपको बताऊं वो मैं बहुत ही ध्यान से देखता हूँ। जब भी मैं और मेरी टीम जब ये हमारे मॉडल पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में देखते हैं कि ये स्टॉक लेना है कि नहीं, तो ये दो रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं। वो है आरओए एंड आरओई, नॉट आरओसीई। अब बोलोगे आरओसीई क्यों नहीं देखते, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, और आरओए क्यों देखते हैं रिटर्न ऑन एसेट? क्योंकि ये बैंक है, तो बैंक का नॉर्मली लेंडिंग बिजनेस होता है, तो हम लोग आरओसी नहीं देख सकते, यहाँ आरओए देखता है, रिटर्न ऑन एसेट। ओके, तो अगर आप देखें तो अगर आरओए नॉर्मली अगर 1.5 से 2 के ऊपर होता है तो अच्छा गिना जाता है, लिखना है तो लिख लीजिए। आरओए 1.5 2 के ऊपर होगा तो अच्छा है। तो ये देखिए एचडीएफसी बैंक 1.7 है, आईसीआईसीआई 2.0 नहीं, ये देखिए नॉर्मली प्राइवेट बैंक्स के आप आरओए अच्छे हैं, ठीक है, 1.7 1.2 एंड ऑल दैट, ओके। जबकि अगर आप इसका देखेंगे एसबीआई का, अभी जाके एक मिनट,
ये कहाँ गया, हाँ, एसबीआई का अभी जाके 1 आ रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा 1, यूनियन बैंक 1.2, बाकी सब 1 के आसपास घूम रहे हैं, ये 1.52 क्रॉस नहीं कर पा रहे। आरओए अगर 1.5 है यानी बहुत अच्छी बैंक है, बहुत ही अच्छी तरह से धंधा कर रही है, बहुत ही अच्छी तरह से कॉस्ट कंट्रोल कर रही है और कमा के दे रही है शेयर होल्डर को। सो आरओ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये 1.5 जाता है तो जैसे ये एसबीआई का हो या बैंक हो तो बहुत, यानी बहुत ऊपर जाएंगे ये स्टॉक्स। ओके, दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट रेशियो होता है वो आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये एंड में आपके पास पैसे कितने आए शेयर होल्डर के पास, नॉर्मली यहाँ 15 होना चाहिए, तो ये 14.98 है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 12.71 है, यूनियन बैंक 15.7, इसका कम है अभी भी पीएनबी का, कैनेडा का बहुत ही अच्छा है 17 है, 1.08 है, इंडियन बैंक का 16 है। और अगर हम लोग यहाँ देखें एच डी एफ सी बैंक के भी इसका कम हो गया है देखिए, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का 16 है, एक्सिस का 13 है, इसका भी कम है, कोटक का भी कम है। ये 15 के आसपास होता है तो अच्छा होता है। अब आप बोलोगे 15 के नीचे आता है तो मैं लूंगा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। आपको देखना है कि जैसे ये फॉर एग्जाम्पल कोटक महिंद्रा बैंक है, अब ये देखिए इंडसइंड बैंक सिर्फ 1 है, ठीक है। अ, अगर दूसरा एक जो बहुत ही फेमस स्टॉक है हमारा, सब लोग बहुत कहते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अभी ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का देखना हो तो 1 मिनट, मैं एक काम करता हूँ अलग से ओपन कर देता हूँ। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ने इन्वेस्ट किया। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आप देखेंगे तो देखिए आरओई कितना है 3.84, आरओए कितना है 0.44। आप बोलते हैं ना कि आईडीएफसी बैंक क्यों भागता नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं आ रहा है। इंडसइंड बैंक देखो आप, इंडसइंड बैंक देखो, ये देखिए यहाँ इंडसइंड बैंक देखा था हमने, ये रहा देखिए इंडसइंड बैंक का, देखिए आरओई देखिए आप 1.36, 0.16। वही आपके गवर्नेंस का इशू होता है, कोई ना कोई स्कैम हो जाता है। अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखा, पहले इंडसइंड बैंक में देखिए, ये सब फिर आपको उतना रिटर्न नहीं देते हैं। आपको फिर क्या होता है कि आपके रिटर्न में ही प्रॉब्लम आ जाती है, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस ओवर द ईयर। सो आपको ध्यान से इन सब में इन्वेस्ट करना है, उस तरह से आंखें बंद करके देखिए। इंडसइंड बैंक का 3 साल का रिटर्न -7% है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी अगर मैं देखूं, ये देखिए 3 साल का सिर्फ 3% का है, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बैंक्स में अगर ये मैनेजमेंट के लैप्सेस होते हैं ना, तो ऐसे बैंक्स मत सिलेक्ट करो। देखो जादू ऐसे रातों रात नहीं होता है, हो जाता है तो कभी कभी होता है, लेकिन आपको उतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। चले मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया, लेकिन इन शॉर्ट आपका आरओए अगर 1.5 के आसपास जाए या आरओई 16-17% है, वो बैंक बहुत अच्छा। तो हमें देखना है कि क्या फ्यूचर में इसकी आरओई बढ़ेगी, क्या आरओई बढ़ेगी, ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और ये सब कब पता चलेगा, ये आरओई आरओए बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, या ये 3 रेशियो जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, वापस मैं बता देता हूँ। आरओई, आरओए और ये 3 रेशियो, ये कितना नीचे रहता है, ये कितने ऊपर जाते हैं, ठीक है। ये 3 रेशियो का डिपेंडेंसी टोटली इसी सब रेशियो पे जो मैंने आपको पहले बताया, जो मैंने एक एक करके आपको रेशियोज बताया। कासा रेशियो ले लो, कॉस्ट टू इनकम रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, नेट इंटरेस्ट। आप मुझे बोलोगे कि तपन क्या लग रहा है, प्राइवेट बैंक पीएसयू बैंक कौन परफॉर्म करेंगे और कैसे बैंक्स परफॉर्म करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि जो प्राइवेट बैंक्स का जो अंडर परफॉर्मेंस था वो अभी चला गया, आई थिंक यहाँ से रिकवर होगा। लेकिन मैं एचडीएफसी बैंक में मैं इतना बुलिश नहीं हूँ, मैं पिछले 3 साल से मैं बुलिश नहीं हूँ। अगर आप मुझे यूट्यूब में फॉलो करते हो, और हमने कभी हमारे मेंबर्स को भी एचडीएफसी बैंक इसलिए नहीं दिया कि जो वो हाथी है अभी, वो हाथी धीरे धीरे चलेगा, और जब मर्जर हो गया ना एचडीएफसी बैंक का, बाद में तो ग्रोथ ही चला गया। हाँ, लेकिन प्राइवेट बैंक्स बाकी सब कंपैरेटिवली आई एम क्वाइट बुलिश। पीएसयू बैंक्स में बहुत ही सिलेक्टिव है,
जैसे ये SBI है या बाकी सब है, लेकिन आपको बहुत ही केयरफुली सिलेक्शन करना है। अभी क्या ये आउटसाइज रिटर्न देंगे या ये बैंक्स, तो आउट परफॉर्मेंस नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि क्रेडिट साइकिल अभी रिवर्स हो रही है, और कहीं ना कहीं वैल्यूएशन अभी ठीक ठाक हो चुके हैं, लेकिन जो आउट परफॉर्मेंस था PSU का वो थम जाएगा, तो मार्केट परफॉर्मर रहेंगे। यानी वो जो 25-30, यानी PSU बैंक का जो 30-30% का ग्रोथ हमने एक साल में देख लिया, आई डोंट थिंक सो दैट विल फॉलो अगेन। तो मार्केट परफॉर्मेंस आई थिंक 16, 17, 18% उस तरह का रिटर्न देंगे, बट दिस आर द बैंक्स जो आपको होना चाहिए, सेफ बैट है। आगे जाके भी ये परफॉर्म करेंगे, लेकिन जैसे मैंने बोला कि उस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा जैसे हम लोग सोचते हैं। और अगर आपको भी रिव्यू करना है तो जैसे मैंने बताया ना वैसे रिव्यू कीजिए। आई नो थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन अच्छा है। अगर नहीं करना चाहते तो हम तो मॉडल पोर्टफोलियो देते, उसको फॉलो करोगे तो भी चलेगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खुद करना चाहते हो तो ये सब चीजें, और इसमें भी मैं और बहुत डीप में जा सकता हूँ। इट्स लाइक अ ओशन नो, मैं और आज बोलूंगा तो फिर आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो बाय द वे, आपको ये सेशन कैसा लगा हम लोग बताएंगे, हम लोग भी आपको कैसे हेल्प करेंगे, तो रुक जाना, जाना मत। लेकिन हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस सेशन, वाज इट गुड, बैड, वर्स, यू लर्न टुडे व्हाट यू लर्न? ओके। हाँ। सो यस, HDFC, उस्मान मैंने रिपीट कर दिया। HDFC बैंक, मुझे लगा ICICI बैंक विल परफॉर्म बेटर देन HDFC। ओके, वंडरफुल, गुड लर्निंग। ओके, when you opt for a sector for the, okay, thank you Anshu, very informative, excellent, okay। So no, मैं ये वीडियो बाद में भी आप इसको देख पाओगे, टेंशन मत लीजिए। तो आप इसको वापस देख लेना, तो क्या है, आपको थोड़ा पता चलेगा कि इसमें करना क्या है, कैसे इन्वेस्ट करना है, और थोड़ा टेक्निकल है। और मुझे लगा कि ये पूरा सेशन बैंकिंग का ही लेते हैं, क्योंकि नो, ये ऐसी ऐसा सेक्टर है कि जिसमें सबने इन्वेस्ट किया होता है। अभी मैं बता दूं कि हाउ वी कैन हेल्प यू आउट। और ज्यादा टेक्निकल, क्योंकि क्या होता है इन सब चीजों में समझने में भी टाइम लगता है, लेकिन मार्केट आपके लिए रुकता नहीं है ना। मार्केट थोड़ा बोलेगा भाई ये बंदा समझ लेगा फिर वो इन्वेस्ट करेगा, नहीं, मार्केट को चलना है तो वो चलने लगता है। सो एट दैट टाइम ना अवर मॉडल पोर्टफोलियोज में हेल्प यू आउट। और जो मैंने बोला था हमारे स्मॉल केसेस, सो नो इट स्टार्ट विथ 400 रुपीज प्लस GST। सो आई वांट टू टेल यू अबाउट दैट। सो यू वांट टू हियर अबाउट दिस? यस, देन जस्ट हैव Y for yes in the chat box. Y for yes. Yes. The answer, yes, you can do. You can do. So let me open the PPT for you. Okay. चलिए। So, of course, before I go, just to introduce myself, guys, as you are aware, I'm a chartered accountant and a SEBI registered research science and a portfolio manager. We do run various model portfolios which can help you out to design a portfolio, and also, help you to over the time to earn great returns plus achieve your financial goals. Okay. Now, of course, no, I've analyzed more than 1,000 plus crores of portfolio. Clients' memory is 4,000 plus across the world, and investor impact is 1 lakh plus across the world. Again, this is our SEBI रजिस्टर नंबर, आप जाके इसको सर्च कर सकते हो SEBI में। और हमारे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं एज पर द SEBI रूल्स ही है। Again, no, I do come regular on TV like ET Now, ET Now Suresh, CNBC, Z, NDT, Profit Money 9, बिजनेस टुडे, काफी रेगुलर में आते रहता हूँ। एंड ये सब कुछ स्नैपशॉट है जस्ट टू लाइक विथ निकुंज दालमैन एंड मेनी अदर एंकर्स एंड ऑल दैट। सो यू कैन ऑलवेज कैच मी लाइव। अलग अलग शोज होते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं मैं आपको फिर ट्विटर पे और कहीं ना कहीं मैं इन्फॉर्म करते रहता हूँ। एंड अगेन आई काफी सारे पब्लिकेशन लाइक मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस चैनल, बिजनेस टुडे एंड ऑल दैट, सो यू कैन फॉलो देयर आल्सो। अगेन, जस्ट टू टेल यू अबाउट अवर स्मॉल केसेस। तो गाइस, ये हमारे वेरियस स्मॉल केसेस है एंड मॉडल पोर्टफोलियोज है। अब ये क्या होता है, बेसिकली ये पोर्टफोलियोज होते हैं जो ऑलरेडी हमने डिजाइन किए हुए बेस्ड ऑन द रिसर्च, जो आपने पिछले एक ऑलमोस्ट 1 घंटे में हम मैंने आपको बताया। तो उसमें जो रिसर्च होता है उसके बेस पे हम लोग वेरियस पोर्टफोलियो बनाते हैं, एंड देन यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट। और वो मैन्युअली भी फिर उसमें आप देख के इन्वेस्ट कर सकते हो,
या तो आप डीमेट अकाउंट लिंक कर दोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके, उसमें जैसे एक पोर्टफोलियो में 16 स्टॉक्स है तो उसका कितना कितना वेटेज है सब तरीके से होता है। और ये हमने स्ट्रक्चर वे में बनाया है, हमने वेरियस पोर्टफोलियोज बनाए हैं, आपको जिसमें अच्छा लगे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और जैसे फॉर एग्जांपल ये सिटी स्मॉल एंड मिड कैप कंपाउंडर्स है, ये कैटेगरी है स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में। रिस्क लेवल हाई है, यानी रिस्क प्रोफाइल ये क्या होता है, रिस्क प्रोफाइल वो है कि आपको अपना रिस्क देखना है कि आप फॉर एग्जांपल 70 ईयर्स हो या 60 ईयर्स हो और आप चाहते हो कि रिस्क कम लेना है तो इसको अवॉइड कर सकते हो। लेकिन आप आपको लगे नहीं मैं रिस्क ले सकता हूँ तो इसको ले सकते हैं। तो ये थोड़ा ये परफॉर्मेंस है। अब देखिए गाइस, ये जो परफॉर्मेंस है ना ये वेरीफाइड है बाय द चार्टर अकाउंटेंट्स और एज पर सेबी रूल्स है। तो ये ऐसे नहीं बोलो हवा में है, आप हमारे वेबसाइट में मैं आपको दूंगा बाद में, उसमें जाके भी देख सकते हो ये सब रिटर्न्स है। तो ये ऑडिट होता है तो टेंशन मत लीजिए, ये एज पर वेरीफाइड है। तो जैसे ये 26% दिया है लास्ट 2 मंथ्स में, और ये सिटी स्मॉल कैप अल्फा यानी ये सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज में डालेगा, ये स्मॉल एंड मिड कैप में डालेगा। ये स्मॉल एंड मिड कैप है ना बिलो 30,000 करोड़ मार्केट कैप, ये बिलो 10,000 करोड़ मार्केट कैप होते हैं स्मॉल कैप। ओके, ये थोड़ा रिस्की है तो ये 19% का है 1 मंथ का रिटर्न। फिर ये थीमेटिक होते हैं, ये थीमेटिक में क्या होता है कि थीम के, तो जैसे मुझे लग रहा है कि पावर थीम और डिफेंस थीम बहुत बड़ी थीम होने वाली नेक्स्ट 5-10 साल में, अच्छा रिटर्न देंगे। तो ऑफकोर्स रिस्क प्रोफाइल क्योंकि ये थीम में है तो थोड़ा रिस्की हो जाता है, लेकिन इट हैज गिवन अ ग्रेट रिटर्न लाइक 27% फॉर पावर, 28% फॉर डिफेंस। ओके, इन लास्ट 1 मंथ एंड 2 मंथ्स रिस्पेक्टिवली। अगर आप ग्रोथ लीडर्स की बात करें, अब ये क्या है, देखो ये फ्लेक्सी कैप है, ये दोनों फ्लेक्सी कैप है। अभी इसमें क्या होता है कि लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप तीनों में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा रिस्क कम होता है। तो ये मीडियम रिस्क है, ये काफी लो रिस्क है। ठीक है, इट हैज गिवन 23%, इट हैज गिवन ऑलमोस्ट 16% रिटर्न। और ये है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड यानी ये देखिए, ये आपको म्यूचुअल फंड तो पता ही है, तो आप अपने ब्रोकर थ्रू जाते हो या एजेंट थ्रू जाते हो तो यू पे 1% कमीशन टू देम। हर साल 1% कमीशन डिडक्ट होता है क्योंकि वो रेगुलर एनएवी में डालता है। हम जो आपको एनएवी में इन्वेस्ट कराते हैं वो डायरेक्ट होती है। तो हर एक म्यूचुअल फंड की दो एनएवी होती है, एक होती है रेगुलर, एक होती है डायरेक्ट। फर्क इतना होता है कि बीच में वो आप रेगुलर किसी भी एजेंट थ्रू जाओगे तो वो रेगुलर थ्रू इन्वेस्ट होगा तो 1% कमीशन लगेगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, तो हर साल 1% यानी इस साल 1% यानी 10,000 रुपये कमीशन जाएगा। नेक्स्ट समझ लो कि 15 साल बाद वो 60 यानी 1 करोड़ हो गया फॉर एग्जाम्पल, 1 करोड़ का 1% 1 लाख रुपए जाएगा। अब उसमें आप म्यूचुअल फंड में चेंज करो या ना करो आपके ही पॉकेट से जा रहा है। लेकिन डायरेक्ट एनएवी से क्या होता है कि उसमें फिर आपने इन्वेस्ट किया वहां कोई भी कमीशन नहीं जाता कभी भी। यानी हमारी कुछ इसकी तो फी बहुत ही कम, इसकी तो कुछ 2,500 रुपये ही है, बस खत्म, कोई कमीशन नहीं। तो 1 करोड़ में भी आप वो 1 लाख रुपए बचा दोगे फ्यूचर। आप समझ रहे हो, तो वो कंपाउंडिंग इतना बड़ा होता है कि आप 20 साल के बाद अगर समझ लो 10 रुपए का 100 रुपये हुआ डायरेक्ट एनएवी में जो हम लोग दे रहे हैं, उसमें 10 रुपए का 80 होगा, यानी 20 रुपए का फर्क होता है। और ये कहाँ बाय होता है, आपके ही डीमेट अकाउंट में डायरेक्ट आपके अकाउंट में आके बैठ जाता है, तो आपके डीमेट अकाउंट में ही आ जाएगा। तो दैट इज द बेनिफिट यू आर गेटिंग थ्रू इन्वेस्टिंग थ्रू आवर आवर स्कीम। ओके, सो दिस इज द पोर्टफोलियो, वेरियस पोर्टफोलियोज। आपको कोई क्वेश्चन है तो जरूर डालेगा कमेंट बॉक्स में। अगेन द फीस आर अदर देन म्यूचुअल फंड की कम फी है, 220 रुपये प्लस जीएसटी है। लेकिन अगर आप बाकी सबका देखो तो ईयरली 400 प्लस जीएसटी है। ठीक है, हाफ ईयरली 450 प्लस जीएसटी, क्वार्टरली 500 प्लस जीएसटी। और ये सब रिन्यूएबल होती है, रिन्यूअल होगी इसकी। ओके, और एक बार आपने एंट्री ले ली तो अगर ये आगे जाके हमें समझ लो हमने 1,000 भी कर दिया तो आपको टेंशन नहीं है, आपकी फीस ये सेम रहेगी जब तक कि आप कंटिन्यू करो। लेकिन आगे जो नए आएंगे उसकी फीस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दैट इज द थिंग यू आर गेटिंग। और 400 प्लस जीएस यानी 472 रुपीज पर मंथ। आपको भी पता है यार, संडे में कहीं बाहर जाओगे ना, कहीं भी कुछ भी, एक दो डोसा भी खा लिया, दो डोसा खा लिया तो उतना बिल आ जाता है।
अच्छी होटल में, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज नथिंग। और इसके सामने आपको मंडे के सेशन आते हैं। अच्छा, इसमें मंडे के सेशन होंगे, हम लोग आपको पोर्टफोलियो देंगे, वेटेज देंगे, सब कुछ देंगे। ये ऐसी बात है कि आप खुद करने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपको एक्सपर्ट की जरूरत है और है। जैसे आप बीमार होते हो, 2 दिन तक आपको पता नहीं चल रहा कि मेरे को बुखार क्यों आ रहा है, खुद दवाई ले रहे हो, ठीक नहीं हो रहा, फिर जाते हो ना, और डॉक्टर आपको चेक करके बोलता है कि भाई तेरा प्रॉब्लम ये है, दिस इज द प्रॉब्लम, और आप वो गोली खाते हो, घर आके आप ठीक हो जाते हो। तो वैसी ही बात है मार्केट में गाइस, अनलेस यू आर नॉट 100% ऑन मार्केट, सॉरी टू टेल यू, नहीं जज कर पाओगे, नहीं जज कर पाओगे और कंफ्यूज होते जाओगे। एग्री और नॉट, देन जस्ट स्टेप बिफोर एग्री। अनलेस अनलेस आप 100%, और लोग 100% हो गए तो भी नहीं जज कर पाते। तो यहाँ आपको हम लोग हेल्प करेंगे, बिकॉज मी एंड माई टीम विल हेल्प यू आउट। ओके, अगेन व्हाट यू आर गेटिंग हियर, डिफाइंड स्टॉक लिस्ट मिलता है, डिसिप्लिन एलोकेशन मिलता है, पीरियोडिक रिव्यू और रीबैलेंसिंग, हम लोग ये आपको बताएं क्या रखना है क्या निकालना है। और डायरेक्टली आप अगर डीमेट अकाउंट लिंक करते हो तो डायरेक्टली आपको वहां से भी और ऑटोमेटेड सिस्टम से आपके चेंजेस हो जाते हैं। सिंपल मॉडल है, हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, जैसे मैंने ये 7 पोर्टफोलियो बताया है, आप उसको सब्सक्राइब करोगे, फिर आपके पास ऑप्शन है, क्या तो वो आप डीमेट अकाउंट से लिंक करो या ना करो। अगर डीमेट अकाउंट से लिंक करते हो तो जैसे आपको 1 लाख रुपए डालने हैं, तो आज आपने 1 लाख रुपए डाल के बटन दबा दिया, तो कल सुबह आपके डीमेट अकाउंट में वो 1 लाख रुपए डिवाइड हो जाएंगे जो एलोकेशन में हमने बताया, और अपने आप डीमेट अकाउंट में बाय हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कोई चेंजेस आते हैं फ्यूचर में तो भी हम लोग ये आपको बताएंगे। और डीमेट अकाउंट लिंक किया तो आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका ब्रोकर, आपका जरोदा हो या अपस्टॉक हो या मोतीलाल, वो अपने आप उस स्टॉक को, जैसे मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल अदानी पावर को निकाल के टोरेंट पावर लाना है, फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, तो अपने आप डीमेट अकाउंट में वो चेंजेस हो जाए। सो दैट इज अ बेनिफिट। सो ऑटोमेटेड सिस्टम हो जाएगा। अगर आपको लिंक करना है तो, नहीं करना है तो मैन्युअली करना पड़ेगा। लेकिन मेन चीज है कि स्टॉक आपको पता चलेगा कहाँ इन्वेस्ट करना है, एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग। ओके, प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मंडे वीकली सेशन, जैसे ये मंडे नाइट को 9 बजे, यानी कल 9 बजे ये सेशन होगा, Q&A होगा, पोर्टफोलियो क्वेरीज आपकी सॉल्व होगी, स्टॉक क्वेरीज होगी, म्यूचुअल फंड क्वेरीज। यानी आपके पास ऑलरेडी काफी स्टॉक्स होंगे, 40-50 और स्टॉक्स होंगे, उसका भी क्या करना है मैं बताऊंगा। उस टाइम भी जैसे आज होस्ट टू पैनलिस्ट है, कोई किसी का मैसेज नहीं देख पा रहे, वैसे भी तब होगा, आपको कॉन्फिडेंशियल रहेगा। आपने कहीं लिखा कि 3 लाख के सर HDFC बैंक है, क्या करना है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा भाई, जैसे ANN के पास, ANN पता नहीं, हाँ एन के पास HDFC बैंक है, क्या करना है, तो ये बाय या सेल में बोल दूंगा। तो ऐसा आपका पोर्टफोलियो कितनी क्वांटिटी कितनी वैल्यू, वो पूरा कॉन्फिडेंशियल रहेगा, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी तक एक सिंपल है, खुद को क्वेश्चन पूछो, क्या मैं उस तरह से कमा पा रहा हूँ, क्या मैं उस तरह से कमा पा रहा हूँ जिस तरह से मार्केट कमा के देना चाहिए, या तो मार्केट इतना पॉजिटिव है, मैं क्यों नेगेटिव। यहाँ कहीं ना कहीं आप गलती करो, ये गलती सुधारने का मौका है। इसलिए हमने इतना रीजनेबल रेट रखे कि कोई भी एफोर्ड करो। यानी आपने अगर एक स्मॉल केस भी बाय किया, ये मंडे सेशन तो आप अटेंड करोगे। इट्स अ गोल्ड माइन, आई टेल यू, इट्स अ गोल्ड माइन। आपको पता नहीं, आपको ये डायरेक्शन जब पता चलता है ना, आपका प्रॉफिट अपने आप बढ़ने लगे, आप मुझे याद करोगे। ओके, 1 मिनट। देन ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला ना कि आप खुद करने जाते हो तो रैंडम स्टॉक पिकिंग करते हो, कोई पोजीशनल साइजिंग नहीं करते, बस उठा लिया, अरे मार्केट गया चलो, अनिल सिंघवी ने बोला है कोल इंडिया ले लो, चलो ले लिया, वोडाफोन आइडिया ले लो, ले लिया। ऐसा नहीं होता है, कब निकलना है आपको पता नहीं है, कोई रीबैलेंसिंग की हैबिट नहीं है, ओवर कॉन्सेंट्रेशन। या देखो, टीवी मीडिया के हिसाब से जाओगे ना, उनका काम है आपको ट्रेड कराना। देखो, इनका काम ही है, आज अनुज सिंघल हो या अनिल सिंघवी हो, आज बोलो वो ऐसे आप
ये बात को आप वेरीफाई कीजिए। एक दिन आपको बोलेंगे कि यार पैसा तो है ना लंबे समय में बनता है, 5 साल 10 साल, लेकिन दूसरे टाइम में दूसरे 1 मिनट बाद वो ऑप्शन के कॉल्स देंगे और इंट्राडे बोलेंगे। एग्री और नॉट, देन जस्ट वे फॉर एग्री। एक तरफ बोलते कि पैसे तो लंबे समय में बनते, लेकिन बाद में वो इंट्राडे और वो सब करवाते हैं, लेकिन उनका काम है। देखो वो उनका काम है, लेकिन आपका वो काम नहीं है। आपको समझना है, आपको वेल्थ क्रिएशन है तो लंबे समय में ही होगा। देखो इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग से 1% चांसेस आप कमाओगे, लेकिन 70 to 80% चांसेस आपके बढ़ जाते हैं जब आप लंबे समय पे सही स्टॉक में इन्वेस्ट करो तो बहुत कमाते हो बड़ा पैसा। मैंने लोगों को करोड़पति बनते हुए देखा है। मैं खुद ब्रोकर रहा हूँ, मेरे पापा ब्रोकर थे, मेरी पूरी फैमिली ब्रोकर है। मैं खुद गुजराती हूँ, अहमदाबाद से हूँ। तो भाई मैंने बहुत लोगों को करोड़पति देते बनते हुए, उसमें से 99.9 लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, आप मानो या ना मानो। ठीक है, तो दैट इज द थिंग, और ये चीज आपको उसी में हेल्प करेगी। तो हमारे पोर्टफोलियो जो होते हैं वो हम लोग ग्रोथ पे फोकस करते हैं। क्वालिटी बिजनेस, रिस्क मैनेज एलोकेशन होता है, डाइवर्सिफाइड डिसिप्लिन होता है, वैल्यूएशन अवेयरनेस होता है, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग है। गाइस खुद जब मैनेज करते हो, मुझे पता है इतने साल से बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। आज ही मैंने आपको 1 घंटे का सेशन दिया है, 45 मिनट्स का। आपने भी देखा ना किस तरह की चीजें देखनी पड़ती है। हर एक सेक्टर में अलग अलग चीजें देखनी पड़ती है। इट्स नॉट यू कैन पेंट एवरीथिंग इन वन ब्रश, and that is the difference you have to understand. It's the expertise, knowledge you need it in order to grow your wealth. तो पीएमएस, एक पीएमएस आपने सुना होगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम, और हमारा सिटी मॉडल पोर्टफोलियो, उसमें डिफरेंस क्या है? देखो जो पीएमएस होता है ना, उसमें मिनिमम 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वो आपको 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए फी चार्ज करेगा। यहाँ हमारी जो 5,600 रुपए की फीस है साल की, वही होगी। ठीक है, वो हो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी लेते हैं हम लोग। यहाँ कुछ नहीं, आप 1 करोड़ डालो, 10 करोड़ डालो, या 50,000 डालो, फी सेम है। वहाँ मैनेजर आपको कंट्रोल करे, यहाँ क्लिक ऑफ द बटन हो जाएगा। वहाँ ऑटोमेटिक डिविडेंड्स, यहाँ भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। वहाँ इंडिविजुअल स्टॉक बेच नहीं पाओगे। यहाँ आपका डीमेट अकाउंट आपके कंट्रोल में है। आपको 5 लाख की जरूरत है, बेच दो, कोई दिक्कत नहीं, मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपका डीमेट अकाउंट देख नहीं पाएंगे, ट्रेड नहीं कर पाएंगे। आपकी होल्डिंग आपके पास होगी, और यू कैन एग्जिट एनी टाइम। दैट इज अ बेनिफिट यू आर गेटिंग। सो सो यू हैव एवरीथिंग। ओके, मेरे मैं आपका डीमेट अकाउंट देख नहीं पाऊंगा। सिर्फ हमारा जो पोर्टफोलियो है, आप चाहो तो लिंक कर सकते हो, तो ऑटोमेटिक चेंजेस होगी, लेकिन हम आपका कुछ भी देख नहीं पाएंगे। यानी मैं आपका इनडायरेक्टली पोर्टफोलियो मैनेजर ही हूँ। बस यू हैव टू फॉलो माय इंस्ट्रक्शन, और मैं लिख के देता हूँ। और मैं ये बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। आप, मैं स्मॉल केस जो दे रहा हूँ उसको फॉलो करो, बाकी सब भूल जाओ। और जो रीबैलेंस बोलूंगा वो कर लेना, दैट इज इनफ फॉर यू। अभी उसके बाद आपको आईसीआईसीआई बैंक का प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, एचडीएफसी बैंक का कितना है, या एसबीआई का कितना, वो देखने की कोई जरूरत। अगर वो चाहते हो कि मुझे ये सब जंजाल में नहीं पड़ना है, बस हमें फॉलो करो। कितने लोगों को ऐसा चाहिए? देन जस्ट टाइम मी इन द चैट बॉक्स। तो वो फिर आप अपने काम पे बिजी रहो ना, आप अपना बिजनेस करो, अपनी जॉब करो, बच्चों के साथ खेलो, पोते पोती के साथ खेलो। ये टेंशन हमारा है, मैं कर लूंगा। वो था गाइडेंस के लिए था, लेकिन सही में अगर आप, तो ये हो जाएगा। बस हमें फॉलो कीजिए, दैट्स ऑल, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो मैं, ऐसा ही होता है ना, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, आप डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, नहीं नहीं ये मेडिसिन तो मुझे ठीक नहीं लग रही है, ये गलत मेडिसिन। आप डॉक्टर को बोलते हो क्या कभी? नहीं बोलते ना, खा लेते हो, ठीक हो जाते हो ना। तो भाई ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि बस फॉलो करो, फिर ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ। काफी लोग दिमाग लड़ाते हैं, ये मैंने देखा है। आज ही मेरी टीम फोन करके, सर सर एक क्लाइंट है सर, वो बोल रहा है कि ये 15 दिए, उसमें से मुझे 10 लेने। तो मैं बोला कि 10 क्यों लेने हैं तेरे को? तो कि नहीं ये 5 ये मुझे अच्छे नहीं। अरे भाई देखो, अगर खुद का ही दिमाग लगाना है तो मत आओ यहाँ। फिर क्या होता है, रिजल्ट आता नहीं, फिर बोलते हैं कि अरे सर वो 5 जो नहीं लिए वही नहीं, यानी वही चल गया और ये नहीं चले। यानी इनडायरेक्टली मैं कहना चाहता, फॉलो देन फॉलो इट। फिर आप मंथली फॉलो करो,
एवरी क्वार्टरली जो बोलता हूँ वो करो, ये मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है। और मैं सही बोलता हूँ, हमने लॉन्च किए, लोगों ने फॉलो किए, दे ऑन अ वेरी गुड अमाउंट। फीस की टेंशन मत लो, ऐसे निकल जाएगी फीस। 5,600 कुछ नहीं है साल का। अरे ₹450 क्या होता है महीने का? कुछ नहीं होता है, यू नो दैट। हवा में उड़ जाते। एक बच्चे का खिलौना भी अभी बर्थडे पार्टी में आप ₹500 का लेके देते हो, करेक्ट? तो कुछ नहीं है। द मेन थिंग इज कंसिस्टेंसी, फॉलोइंग एंड हैव पेशेंस। अगर मैं बोल रहा हूं रखो तो रखो, जब बेचने का टाइम आएगा देन बेच ले। विथ मी देन जस्ट हैव डब्ल्यू विथ यू इन द चैट बॉक्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फिर फॉलो करो, फिर आपको कमा के देना मेरा काम है, लेकिन फिर पेशेंस रखना है। 2 साल, 3 साल, 5 साल रखना है पोर्टफोलियो। कम देखो, इंडिया की जीडीपी, थोड़ा मैं टाइम ले रहा हूं, अभी हमारी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। नीति आयोग ने बोला है बाई 247 विल बी $30 ट्रिलियन इकोनॉमी, विल बी ऑलमोस्ट फ्रॉम यहां से 8 to 9 टाइम्स, 8 to 9 टाइम्स। तो मार्केट भी 10 to 12 टाइम्स होगा। ये जो आप 24,000 का निफ्टी देख रहे हो ना, 2 लाख होगा, 3 लाख होगा, उसमें बस कौन से स्टॉक में रहना है वो देखना है, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है? तो ये, यस, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, रीबैलेंस विल बी मोस्टली क्वार्टरली, क्वार्टर टू क्वार्टर होगा। मुझे लगा तो एक होगा, नहीं तो दो होगा, तीन होगा। कौन सा होगा अभी से नहीं बोल पाऊंगा, रिजल्ट टू रिजल्ट पता चले। ओके, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर होगा, एक या दो या तीन, ज्यादा नहीं हो, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म में जाए। ठीक है? क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी कॉस्ट देखेंगे। अगर मुझे लगा कि ये स्टॉक अच्छा है तो रखेंगे, अगर लगे नहीं इसके सिवाय दूसरा स्टॉक अच्छा है तो ये निकाल के, ये अच्छा होगा तो भी मैं निकाल के दूसरा लाऊंगा, क्योंकि मुझे आपको कमा के देना है ना, इसीलिए। अच्छा, आप कोई नए स्टॉक ले सकते हो, ले सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, कभी भी परमिशन नहीं चाहिए, कभी भी बेचे और मनी आपके अकाउंट में रहेगी। आपको 2 लाख रुपए डालने हैं मेरे मॉडल पोर्टफोलियो या स्मॉल केस में, पैसे आपके डीमेट अकाउंट में ही ले गए, मेरे को कुछ नहीं देना है। मेरे को ये जो फीस होगी वही डेबिट होगी आपके अकाउंट से। हाँ दिनेश जी, एवरीथिंग विल बी फंडामेंटल। मैं टेक्निकल बहुत कम यूज करता हूँ, मैं टेक्निकल बहुत कम यूज करता हूँ, तो मोस्टली इट विल बी फंडामेंटल। ओके। और रीबैलेंस में भी हम लोग देखेंगे, कुछ चेंजेस हुआ तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, व्हाट्सएप आएगा, ईमेल आएगा, फिर और ऐप में नोटिफिकेशन भी आएगा, उसके बेस पे आप चेंज कर सकते हो। या तो मैन्युअली कीजिए, या तो आपने अगर डीमेट अकाउंट लिंक है उससे हो जाएगा। ठीक है? आपको अप्रूव करना पड़ेगा, लेकिन आप लमसम डाल सकते हो, एसआईपी भी कर सकते हो किसी एक डेट की। जैसे 6 तारीख की एसआईपी की है तो हर महीने उतने बैलेंस रखना है जितना अमाउंट का आप एसआईपी करना चाहते हो। मिनिमम अमाउंट दी होगी उतना, अगर आपको ऑटोमेटेड सिस्टम चाहिए तो वो मिनिमम अमाउंट से करना है। अगर जैसे 25,000 का मिनिमम अमाउंट है तो उतना बैलेंस रखना पड़ेगा एसआईपी के लिए। लेकिन आप बोलते हो कि मेरे पास तो 15,000 रुपए ही है, तो मैन्युअली आपको पोर्टफोलियो दिखेगा, उसके बेस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप इन्वेस्ट तो कर ही पाओगे, मैन्युअली हो या ऑटोमेटेड हो। तो ओनली थिंग इज ऑटोमेटेड डीमेट अकाउंट से आप चाहते हो तो मिनिमम बैलेंस हर एक का है, वही आपको करना पड़ेगा, वो उतना रखना पड़ेगा। नहीं तो आप ऑटोमेटेड सिस्टम से कर सकते हो। ये कभी भी ऐसा भी पॉज कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, और कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, तो वो आपका कंट्रोल पूरा है। ये एक तरह का म्यूचुअल फंड ही हो गया। म्यूचुअल फंड में 40 स्टॉक्स होंगे, यहाँ 15 स्टॉक्स होंगे, और फुल चांसेस है कि म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न देंगे। ठीक है? अगेन नोटिफिकेशन व्हाट्सएप से आएगा, कोई भी चेंज होगा ऐप नोटिफिकेशन आएगा, ईमेल अलर्ट होगा, रीबैलेंस का भी होगा। ओके। अगेन जैसे मैंने बताया, ये हमारे अलग अलग स्मॉल केस है। ठीक है? एंड यू कैन चेक इट, ये स्मॉल कैप मिड कैप के ये है, ये थीमेटिक है, ये फ्लेक्सी कैप है, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप, और ये म्यूचुअल फंड के। आप देख पा रहे हो परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है रिसेंटली। आप अच्छा, आपको बोलेगी कौन सा लेना है कौन सा नहीं, वो आपके रिस्क प्रोफाइल पे बोले सर एक लेना है, दो लेना है, तीन लेना है, डिपेंड्स ऑन यू।
लोग 3-3 4-4 लेते हैं अलग अलग पोर्टफोलियो मेंटेन करने के लिए। जैसे म्यूचुअल फंड 3-3 4-4 लेते हो, वैसे ये भी 3 से 4-4 लेते हैं। कुछ लोगों ने तो सातों साथ लिए है। आपकी मर्जी, आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। इज देयर मिनिमम अमाउंट, तो वो ऐसा कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है कि इसमें इतना डालो। लेकिन जैसे अगर आपको 10 लाख डालना है तो 3 या 4 में एलोकेट करो तो वो बेटर रहता है, क्योंकि एक ही में डालने से। लेकिन आपकी मर्जी, आपको कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। और जैसे मैंने फी दिया है, ये दिस विल बी द फी। म्यूचुअल फंड की कम है। म्यूचुअल फंड की कुछ 2,500 रुपये, ये 212 रुपये प्लस जीएसटी है। म्यूचुअल फंड की कम है, बाकी की 400 प्लस जीएसटी। और एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपने नहीं लिया तो बिंदास ले लो। मेरा फोर्स से आप ले लो। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ आप सब्सक्राइब करो, लेकिन ये आपका पोर्टफोलियो अच्छा कर देगा। प्लस जो मंडे सेशन है कल, सो दिस इज अवर वेबसाइट। ये देखिए, आप जब उसको क्लिक करोगे, दिस इज अवर वेबसाइट, और यहाँ आपको दिख रहा है सब जगह परफॉर्मेंस दिया है। जैसे ये सिटी मिड कैप 26%, सिटी पावर नो 26%, 27%, डिफेंस एंड नो 28%। तो ये हर परफॉर्मेंस यहाँ लिखा हुआ है किस तरह से क्या है। फिर आपको जैसे यहाँ सिटी डिफेंस में जाना है, फॉर एग्जांपल मैं वापस यहाँ जाता हूँ, किसी में भी अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ये सब्सक्राइब नाउ बटन दबाना है, ठीक है। तो उससे होगा। मैं आपको एक बार लॉग आउट करके मैं एक बार बताता हूँ, तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये सिटी मिड कैप में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, मिड कैप स्मॉल कैप। तो यहाँ क्लिक कीजिए। अरे यार, 1 मिनट। तो ये सब्सक्राइब नाउ बटन दबाइए, ठीक है, ये सब्सक्राइब नाउ बटन दबाइए, ठीक है। एंड फिर ऐसी, आर यू एबल टू सी दिस, एनीवन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, और यहाँ ईमेल आईडी डालें, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ये डमी डाल रहा हूँ, ये कंटिन्यू कीजिए। फिर यहाँ देखिए कि 12 मंथ्स की फी आ रही है, ठीक है। एंड देन 472 पर मंथ, 5664, ओके। देन यू जस्ट हैव टू क्लिक दिस कंटिन्यू बटन। कंटिन्यू दबाया, और फिर यहाँ आपको पैन कार्ड नंबर डालना है, और यहाँ अपना फोन नंबर डालना है। पैन कार्ड क्यों डालना है, क्योंकि वो केवाईसी कंपलसरी होता है करने को, तो एज पर सेबी रूल। और आपको सिर्फ अपना नंबर डाले, उसमें ओटीपी आएगा, डालोगे फिर अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। फिर आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, या तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसे भी आपको करना है वैसे कर सकते हो। दिस इज हाउ यू डू इट। प्लीज इसको एनरोल कीजिए। सो आई थिंक दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। तो आपको एक ऑर्गेनाइज पोर्टफोलियो मिलेगा विथ वेटेज विच यू कैन इन्वेस्ट डायरेक्टली, आइदर मैन्युअली और लिंक या डीमेट अकाउंट। ऑल्सो मंडे के सेशन होंगे जहां आपकी क्वेरीज होगी।